नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नवाब मलिक के आरोपों पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, बोले नवाब का अंडरवर्ल्ड से है कनेक्शन, दिवाली के बाद सबूतों के साथ करेंगे बड़ा खुलासा। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और सचिन वाजे की ईडी के सामने पेशी, देशमुख ने कहा मुझ पर लगाए गए आरोप झूठे, वसूली केस में एक और गिरफ्तार। यूपी की सियासत में जिन्ना की एंट्री से भूचाल, अखिलेश ने जिन्ना को बताया गांधी नेहरू पटेल जैसा फ्रीडम फाइटर, सीएम योगी बोले बयान शर्मनाक, मांगे माफी। इटली से लौटते ही एक्शन में दिखेंगे पीएम मोदी, धीमे टीकाकरण वाले जिलों के डीएम के साथ करेंगे बैठक, सीएम से भी करेंगे बातचीत। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जिहादियों के आगे टेके घुटने, प्रतिबंधित तहरीके लब्बैक के साथ किया समझौता, पार्टी प्रमुख ने लगाई मोहर। सबसे पहले बात नवाब मलिक की। जब से ड्रग्स केस में आर्यन खान फंसे हैं, तब से नवाब मलिक काफी बौखला गए हैं। सबसे पहले नवाब मलिक ने एनसीबी और वानखेड़े पर सवाल उठाए, और अब नवाब मलिक ने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस को निशाना बनाया और उनके ड्रग्स पेडलर से संबंध बताए, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता ने नवाब मलिक पर पलटवार किया। अमृता ने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को क्यों डांटे। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दिवाली से पहले फुलझड़ी छोड़कर नवाब मलिक आवाज कर रहे हैं, उन्होंने फुलझड़ी जलाई है, अब बम तो फटेगा। अब नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं मीडिया और शरद पवार को भी दूंगा। डॉक्टर साहब, क्या वाकई नवाब मलिक का अंडरवर्ल्ड से कोई कनेक्शन है? देवेंद्र फडणवीस की इस बयान में कितनी सच्चाई है? देवेंद्र फडणवीस को नई जानकारी नहीं दे रहे हैं, सारे लोग जानते हैं। इसमें सबूत क्या देना है? एनसीपी पार्टी का रिश्ता किस तरीके से इस तरह के एलिमेंट्स है, ये तो वोरा कमीशन रिपोर्ट में ही आ गया। वो रिपोर्ट बंद पड़ी हुई है, उसके ऊपर धूल जमी हुई है। केंद्र सरकार जिस दिन उसको रिलीज कर देगी, उस दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इतने साल बीत गए, अभी तक रखा हुआ है। 25 साल के बाद वैसे भी कोई सीक्रेट चीज नहीं रहता, उसको वैसे भी सार्वजनिक कर देना चाहिए। लेकिन उसके तमाम लोग अभी भी राजनीति में बिल्कुल एक्टिव हैं। शरद पवार मुंबई में धमाके हुए, उन्होंने कह दिया कि एक और धमाका हुआ। इन्होंने क्रिएट कर दिया था एक और धमाका कि एक मस्जिद के सामने भी हुआ है, और उसको करने वाले लिट्टे हिंदू आतंकवाद, उसके जनक हैं ये। हिंदू जो है आतंकवादी हो सकता है, उसके जनक हैं ये शरद पवार। दिक्कत क्या है? देवेंद्र फडणवीस को यह अकल तब आ रही है जब उनकी पत्नी के ऊपर हमला हो रहा है, उन पे हमला हो रहा है। यह काम उन्होंने तब किया होता जब समीर वानखेड़े के ऊपर यह बवाल मच रहा था। उस वक्त वो आते और कहते कि नवाब मलिक के रिश्ते अंडरवर्ल्ड से हैं, और चूंकि ये पूरा ड्रग्स का धंधा अंडरवर्ल्ड के जरिए होता है, जिसमें उसका दामाद भी शामिल है। हमारे पास सबूत हैं कि नवाब मलिक जो मंत्री है, वो दरअसल उसके रिश्ते दाऊद इब्राहिम या अंडरवर्ल्ड से हैं, तब तो बात कुछ और होती। संजय राउत आज बहुत सही बात उन्होंने कह दी। उन्होंने, संजय राउत ने अपने बयान में कह दिया कि इस हमाम में सब नंगे हैं। अच्छी बात है, ये तो हमें जानकारी पहले से है। देश भी जानती है कि सारे जो नेता हैं, देश चलाने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पे हमने दे दी है, ये सब के सब नंगे हैं। लेकिन जो चल रहा है वो देश की जनता देखना चाहती है कि लड़ाई जो हो और कायदे से हो, दिवाली के बाद जो है वो धमाके ही नहीं, बड़ा बड़ा विस्फोट हो, एक दूसरे के ऊपर जो है लोग जाने सच्चाई कि राजनीति के नाम पे कितना गंध मचा हुआ है महाराष्ट्र के अंदर। जी डॉक्टर साहब, अब खबर वसूली गैंग पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। आज 100 करोड़ की वसूली के मामले में ईडी के सामने अनिल देशमुख की पेशी हुई। ईडी ने कई घंटों तक पूछताछ की। इस दौरान देशमुख ने कहा कि उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में सीबीआई ने एक अहम कार्रवाई करते हुए बिचौलिए रहे संतोष जगताप को अरेस्ट कर लिया है। साथ ही मुंबई पुलिस ने वाजे को तलोजा जेल से हिरासत में लिया है। इस मामले में सचिन वाजे को 2 नवंबर को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। सचिन
सचिन वाजे पर जबरन वसूली के साथ आतंक और हत्या का आरोप भी लगाया गया है। वसूली मामले में सचिन वाजे के अलावा मुंबई के पूर्व सीपी परमवीर सिंह को भी आरोपी बनाया गया है, जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। डॉक्टर साहब, क्या अब ये वसूली गैंग के जितने भी आका हैं सबकी गर्दन कसी जाने वाली है? देखिए, बिल्कुल। अदरवाइज ये तो पिछले 5 महीने में 5 समन को ईडी के अनिल देशमुख ने उस पर रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। कई महीने से वो गायब हो गए, नदारत। लेकिन अब ऐसा लगने लगा कि भाई अब ये तो फंस जाएंगे। वो क्यों फंस रहे हैं ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। इनके बेटों के खिलाफ भी ईडी का फाइल खुला हुआ है। पूरा परिवार फंस गया है। अगर इसको अगर अकेले भागना होता तो ये परमवीर सिंह की तरह 1 to 4 बेल्जियम में बैठा हुआ होता। गृह मंत्री है, एक्स। बताइए कैसे कैसे लोगों को हम लोगों ने माथे पे बिठा रखा है। वो तो सारे के सारे इनके वो जो शेल कंपनियां थी जिसके जरिए इनके परिवार के लोग ऑपरेट करते थे, काले धन को व्हाइट करना, व्हाइट को इधर उधर हिसाब किताब लगाना, वो सारा कच्चा चिट्टा खुल गया। वो चारों तरफ से घिर गए हैं, इसलिए वो वहां पे आए हैं। ईडी इस बात की जांच कर रही है कि भाई ये धंधा क्या चल रहा है। वसूली का मसला जहां तक है, सचिन वाजे ने वसूली की, अब वो तो मान भी रहा है। पूछताछ होगी, वो जान रहे हैं। परमवीर सिंह का भी नाम आएगा। सवाल क्या है? सवाल सचिन वाजे नहीं है, सवाल अनिल देशमुख नहीं है, सवाल परमवीर सिंह नहीं है। कौन है ये लोग? एक गृह मंत्री, एक मुंबई का पुलिस कमिश्नर और एक चहेता, सरकार का चहेता एएसआई जो करेंसी काउंट करने वाली मशीन को लग्जरी कार में लेके हर जगह घूम घूम के वो उगाही करने में जुटा हुआ था। सिस्टम सड़ा के रख दिया इन लोगों ने, सिस्टम सड़ा के रख दिया। अगर इन लोगों के आंखों में जरा से भी शर्म बाकी होती तो वो महाराष्ट्र की जनता से ये लोग माफी मांगे होते। सचिन वाजे इतने इतने पैसे इकट्ठा कर रहा था, जमीन में फेंक रहा था क्या? वो उसको वो जला के फेंक रहा था, समुद्र में फेंक रहा था, या कहीं पहुंचा रहा था? कहां पहुंचा? अनिल देशमुख के पास भी सारे हिसाब किताब नहीं मिले, और भी पैसे हैं। कौन दे रहा था? कहां जा रहा था? तो देखिए, 5 मिनट का टाइम देने वाला यह अनिल देशमुख कि 5 मिनट में अर्नब गोस्वामी असेंबली के अंदर हाजिर हो, नहीं तो तुमको गिरफ्तार किया जाएगा। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठे आरोप लगाने वाला परमवीर सिंह और अर्नब गोस्वामी को घर से घसीट के ले जाने वाला सचिन वाजे और करोड़ों लोगों की हाय इन सब पे पड़ी है। ये जो लोग कानून के रखवाले थे, आज चोर की माफिक एजेंसियों के सामने जो है उनको पेश होना पड़ रहा है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर यूपी में जिन्ना की एंट्री पर। यूपी के चुनावी दंगल में जिन्ना की एंट्री से भूचाल आ गया है। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक जनसभा में मोहम्मद अली जिन्ना को सरदार पटेल और महात्मा गांधी की तरह ही आजादी का नायक बताया, जिस पर बवाल खड़ा हो गया। वहीं अखिलेश के इस बयान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शर्मनाक और तालिबानी मानसिकता वाला बताया है। इसके साथ ही सीएम योगी ने अखिलेश से माफी मांगने की भी बात कही है। डॉक्टर साहब, अचानक से अखिलेश यादव का जो प्यार है, जो प्रेम है, वो जिन्ना के लिए क्यों उमड़ रहा है? चुनावी माहौल बनाने के लिए? भाई ये लोगों को कहिए भाई मुस्लिम वोट के लिए नाले में कूद पड़ो, कूद जाएंगे ये लोग। ये हिंदुस्तान में जो सेकुलर ब्रिगेड है, इस सेकुलरिज्म का धंधा करके राजनीति करने वाले लोग, उनको बोलोगे आप कीचड़ में कूद जाओ, मुस्लिम वोट मिलेगा, कूद जाएंगे। इनको बोलोगे कान पकड़ के खड़े होने के लिए, कान पकड़ के तो खड़े हो जाएंगे। जिन्ना को ही तो इन्होंने नायक बनाया, कौन सी बड़ी बात हो गई? 2 बातें हैं समझने की। ये मानसिकता है सेकुलर गैंग की, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये सारे लोग जिन्ना को महान बताएंगे। जिस व्यक्ति की वजह से देश का विभाजन हुआ, जिस व्यक्ति की वजह से लाखों हिंदुओं की मौत हुई, जिस व्यक्ति की वजह से ट्रेन में लाशों में भर भर के वो ट्रेनें पाकिस्तान से आया करती थी, जिन लोगों की वजह से, जिस आदमी, जिस शख्स की वजह से बंगाल में हिंदुओं का कत्लेआम किया गया,
उसको ये महानायक बता रहा है। किस लिए? मुस्लिम वोटों के लिए। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात जो देश के मुसलमानों को समझना चाहिए कि इन सेकुलर नेताओं को लगता है कि वो ये गांधी मैदान में बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले जिनको आज फांसी मिली है उनको कंडेम नहीं करेंगे, आतंकवाद का फेवर करेंगे, धर्मांतरण का फेवर करेंगे, जिहादियों का फेवर करेंगे, देश तोड़ने वाले अलगाववादियों का फेवर करेंगे, पाकिस्तान का फेवर करेंगे, जिन्ना को महान बताएंगे, औरंगजेब को महान बताएंगे। ये तमाम आतताई लोगों को जो है आप हीरो बना दो बस इसलिए कि उनका नाम वो मुसलमान थे। उससे हिंदुस्तान का मुसलमान खुश हो जाएगा। एक तरीके से अखिलेश यादव इस तरह की बातें कह के लेना क्या है उनको? मुस्लिम वोट लेने का तरीका क्या अपनाया इन्होंने कहा कि भाई जिन्ना की तारीफ कर देंगे मुसलमान खुश हो जाएगा। मतलब ये कि डीप डाउन ये अखिलेश यादव और तमाम जो सेकुलर पार्टियां हैं मुसलमानों को पाकिस्तान परस्त, हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा होने वाला पाकिस्तान प्रेमी ये समझ रहे। मैंने एक तरह से मुसलमानों को गद्दार समझते हैं ये लोग, इसलिए वोट भी चाहिए गद्दारों का, तो गद्दार का नाम आप उसको नायकों की लिस्ट में डाल देते हो। तो ये हिंदुस्तान की राजनीति का एक हिस्सा है। अभी तो देखते जाइए अभी क्या क्या चीज़ होगा। अभी तो इसने जिन्ना को कहा है, कल और कोई कांग्रेस पार्टी और कोई और जिन्हें मुस्लिम वोट चाहिए उनको वो और भी कुछ कमाल करेंगे आगे चल के। जी डॉक्टर साहब, अब बात पीएम मोदी के एक्शन पर। विदेशी यात्रा से लौटने के बाद पीएम मोदी वैक्सीनेशन को लेकर एक्शन मूड में आ जाएंगे और 3 नवंबर को कोरोना वैक्सीनेशन में पीछे छूट रहे जिलों के जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और उन्हें फटकार भी लगाएंगे। पीएम के इस कार्यक्रम में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। इस बैठक में उन जिलों को शामिल किया जाएगा जहां वैक्सीन की पहली खुराक देने की दर 50% से कम और दूसरी खुराक देने की दर बहुत कम है, यानी कम टीकाकरण दर वाले झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय समेत अन्य राज्यों के 40 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। डॉक्टर साहब, जिन राज्यों में टीकाकरण की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है उस पर पीएम मोदी क्या एक्शन ले सकते हैं और ये इन राज्यों में इतनी धीमी क्यों रफ्तार है? देखिए, डांट लगाया जाएगा और क्या। अभी तक आप 50% भी आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं करवाया। अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी, करना भी चाहिए। उन लोगों का, उन डिस्ट्रिक्ट का नाम आना चाहिए, उन अधिकारियों का नाम आना चाहिए कि ये लोग जो ढुलमुल रवैया है किस वजह से। और मैं आपको बता दूं, जिन जिन राज्यों में इस तरह के काम हो रहे हैं उसके मुख्यमंत्री भी इस मीटिंग में रहेंगे। क्यों जरूरी है? आपने बहुत अच्छा किया इस खबर को आज आपने पंचनामा में पिक किया। क्यों? क्योंकि कई सारे राज्यों में कोरोना का 3rd वेव की शुरुआत, उसकी आहट नजर आ रही है। कई जगहों पे लॉकडाउन शुरू हो रहा है, संख्या अचानक से वो राइज कर रहा है, पर्व त्योहार का मौसम है, कहीं पे भी कोई सावधानी कोई बरत नहीं रहा। ऐसे में अचानक से 3rd वेव आ जाएगा तो बचने वाले तो सिर्फ बचेंगे वही जो वैक्सीनेशन जिनका हो जाएगा। तो जिन जिन राज्यों में, जिन जिन जिलों में वैक्सीनेशन कम है, आप ये देखिए प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता कि आपको ये काम कर देना चाहिए था। और जिन जिन जगहों पे जिन जिन व्यक्तियों ने वैक्सीनेशन लगा लिया, सिंगल डोज अगर लगाया है तो बहुत सारे प्रॉब्लम से वो बच जाएगा। 2 डोज लगा लेगा वो पूरी तरह से वो फ्री हो जाएगा इस चीज से। तो ये एक सकारात्मक कदम है और आपने इस खबर को उठा करके उस चीज को रिमाइंड कराने की जरूरत है कि कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। साउथ इंडिया से डिस्टर्बिंग न्यूज आ रहे हैं, वहाँ पे कुछ नए वेरिएंट में कोरोना जो है वो अटैक कर रहा है, इसलिए सबको सावधानी बरतनी चाहिए। दिवाली मनाइए, छठ मनाइए, हर पर्व त्यौहार मनाइए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और जो तमाम कोरोना से बचने के जो उपाय हैं जैसे हाथ सैनिटाइज करना, सारी चीज़ें वो ज़रूर आप करें, मास्क पहने, तब जाकर के ये जो कोरोना के खिलाफ जो जंग है वो हम जीत सकेंगे। जी डॉक्टर साहब,
आखिरी खबर इमरान की नई नौटंकी पर। प्रतिबंधित तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कार्यकर्ताओं के आक्रामक रवैये के बावजूद इमरान खान सरकार ने टीएलपी के सामने घुटने टेक दिए हैं। इमरान सरकार और टीएलपी लंबी बातचीत के बाद एक समझौते पर पहुंच गए हैं। पीएम इमरान खान की तरफ से नियुक्त किए गए वार्ता दल ने इस समझौते का ऐलान किया। हालांकि टीएलपी और इमरान सरकार के बीच किन बिंदुओं पर समझौता हुआ है, इस बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। आपको बता दें कि फ्रांस के राजदूत के निष्कासन और टीएलपी के प्रमुख की रिहाई की मांग को लेकर कुछ दिनों से हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद यह समझौता हुआ है। डॉक्टर साहब, आखिर क्यों इमरान खान ने इस आतंकवादी संगठन के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं? और क्या करना पड़ेगा? गृह मंत्री गायब है। ये तहरीक लब्बैक है, इसके बड़े समर्थक थे ये शेख रशीद। इतना बड़ा बवाल मच रहा है, अलग अलग शहरों में दंगा हो रहा है, पुलिस वाले को मार दे रहे हैं, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं। और ये जो तहरीक लब्बैक के जो लोग मारे गए हैं उनको शहीद बताया जा रहा है जी। ये इमरान खान लोग हिंदुस्तान में जो अपना लेफ्ट लिबरल कबाल है हिंदुस्तान के अंदर में, जो लुटियन मीडिया है, बड़ा नाच रहा था। ये लोग इमरान खान प्रधानमंत्री बन गए, अब पाकिस्तान में बदलाव आ जाएगा, वो जो है बिल्कुल मॉडर्न ख्यालात का आदमी है। शपथ लेते ही कह दिया भाई हम रियासत मदीना बनाएंगे। तो रियासत मदीना बनाओगे तो इस तरह के जिहादी एलिमेंट्स तो पनपेंगे ही। वो तो कहेंगे भाई इस्लाम का कानून लगाओ, मॉडर्निटी को जो है आप बाहर करो, लड़कियों को घर के अंदर भेजो, ये तमाम चीज़ें होंगी। कहाँ से शगुफा शुरू हुआ? आप गलत राजनीति करोगे, गलत बहकावे की अफवाह की राजनीति करोगे तो ये तो परिणाम हो गए। इट ऑल स्टार्टेड विद कि भाई फ्रांस का जो राजदूत है उसको आप वहाँ से बाहर करो। क्यों? क्योंकि वहाँ जो मोहम्मद साहब के कार्टून का जो मसला उधर जो चला, उस वजह से यहाँ पे आ गया। भाई फ्रांस में क्या हो रहा है, क्या लेना देना? हिंदुस्तान में आप देखिए कि हो जाता है ना कभी कभी, भाई रोहिंग्या के चक्कर में मुंबई में दंगा हो जाता है, सारे मीडिया वालों के उसको जला देते हैं, और जो नेशनल प्रॉपर्टीज जो हैं, सरकार की जो प्रॉपर्टीज है उसको जला के खाक कर देते हैं। फिलिस्तीन में कुछ होता है, यहाँ पे जंतर मंतर में लोग कैंडल लेकर के पहुंच जाते हैं, भाई फिलिस्तीन इनके रिश्तेदार रखते हैं। तो दिक्कत क्या है कि इमरान खान चारों तरफ से घिरे हुए हैं। एक, आर्मी से उनके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे, दूसरा ये जो लब्बैक का जो पूरा डिमांड है कि भाई सारे लोगों को छोड़ देना, उनके लीडर जो साथ हैं उनको भी छोड़ना, और तमाम तरह की चीज़ें जो वहाँ से खबरें आ रही हैं। हालांकि इन लोगों ने पब्लिक नहीं किया है, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि जो इमरान खान की सरकार है वो पाकिस्तानी अवाम की आंखों में बिल्कुल वो गर्त में चली जा चुकी है सरकार। लोग अब अपना माथा पीट रहे हैं कि क्यों इस क्रिकेटर को, एक प्ले बॉय को उन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।